जी 158 159 मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। हो रही है स्क्रीन शेयर शो सबको? जी सर। चलें बढ़िया। जी, चलें। कहता है जी गिविंग एज एविडेंस of document called for and produce on notice and produce on notice। अच्छा, इसको आपने पीछे रेड विद करना है 77 77। नासिर साहब 77 क्या चीज है? सर 77 ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो सेकेंडरी एविडेंस के कंटेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स रेफर करते हैं उनके मतलब सर जी मैडम रूहा साहब 77 क्या कहता है? सर नोटिस से रिलेटेड है। नोटिस है कि और यहाँ मतलब पर फिर आप, नोटिस हाँ, अगर आप कोई अगर प्राइमरी एविडेंस की जगह सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं तो पहले नोटिस देंगे। ठीक है, ये भी मतलब नोटिस भी 76A के तहत होता है। 76A में बताया गया कि जब आपका जो डॉक्यूमेंट है एडवर्स पार्टी के पास हो, दूसरी पार्टी के पास हो, ठीक है, तो देन आप एक नोटिस देते हैं 77 का कि ये आपका डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्लेंटिफ नोटिस कब देता है? एनीवन, कोई बता सकता है कि मतलब प्लेंटिफ नोटिस कब देता है? सर मैम जी कोई बता दे। सर ये उस टाइम देता है जब मतलब उसकी ओरिजिनल जो है वो उसकी पोजेशन में हो और मतलब वो ये शो करे कि वो आउट ऑफ रीच है, मतलब या मतलब वो प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते किसी वजह से, तो उस वक्त वो मतलब जो अपोजिट पार्टी है उसकी पोजेशन में हो जो ओरिजिनल है। कैसे, वो कैसा नोटिस कैसा होता है? कोई बता सकता है कि वो 77 का नोटिस कैसा होता है जो प्लेंटिफ देता है? एनीवन? सर जब सेकेंडरी अगर प्राइमरी एविडेंस किसी और के पोजीशन में हो तो दूसरी पार्टी उसके पास जस्ट उसकी सेकेंडरी कॉपी हो, सेकेंड हैंड एविडेंस हो, तो वो एडमिट करने से पहले जो है वो प्लेंटिफ को नोटिस देगा कि भाई आप ये प्रोड्यूस कर दें। तो जब वो उस नोटिस के रिस्पांस में उसको प्रोड्यूस नहीं करते और वो प्लेस ऑन रिकॉर्ड हो जाता है कि भाई हमने इनको नोटिस दिया था, हमने रिक्वायरमेंट पूरी की थी, उस रिक्वायरमेंट की पूरे होने के बाद फिर आप अपनी जो सेकेंडरी एविडेंस है वो आप कोर्ट में पेश कर सकते हो, फिर वो एडमिसिबल हो सर मैं ऐड करूं इसमें? ठीक है मैडम, ठीक है। वकास साहब एक मिनट, सर एक मिनट वकास साहब। कमर साहब आपका क्वेश्चन ठीक है, जवाब ठीक है आपका कि वो पहले आप डिफेंडेंट्स को नोटिस देंगे और फिर देंगे। मेरा क्वेश्चन है कि वो नोटिस कैसा होता है, किस शेप में होता है? कि देखा है आपने नोटिस वो पहले किसी ने? सर जो लॉयर्स के पैड पे जो नोटिस होता है उसी पे होता है ना, उसी पे भिजवाते हैं। जी वकास साहब आप बताएं। सर ये मैं कहना चाह रहा था कि जो उस डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन में होता है ना और उसको कहा जाता है कि आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, तो वो ही सर 77 वो ही मतलब नोटिस होता है उसका, जो उसको ये चीज कही जाती है कि आप जो है वो पेश करो, तो वो इटसेल्फ वो ही 77 का नोटिस समझा जाता है। चलें मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि आपका जो वकास साहब जब हम दावा दायर करते हैं ना, ठीक है, तो दावा जब दायर करते हैं तो उसके साथ हम एक लिस्ट लगाते हैं पेश करदा की, डॉक्यूमेंट्स पेश करदा, ठीक हो, जो कि आर्डर 7 रूल 14 के तहत देते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ ही एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं मुनेसरा, डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन, जिसपे आप इन फ्यूचर रिलाय कर सकते हैं। ठीक है, एक पेश करदा होता है, फिर एक मुनहसरा होता है, एक पेज होता है, उस पे लिखा बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है इस मकसद के लिए देने हैं और ये डॉक्यूमेंट इस वक्त किसके पास है। ठीक है,
जो कोर्ट में वो आप जब डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, मतलब सूट फाइल करते हैं, सपोज कि आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया करना है, और वो आपने डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट किया है नासिर साहब के पास, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नासिर साहब के पास है, आप स्पेसिफिक अपना पार्ट परफॉर्म कर चुके हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हैं, तो आपने वो डॉक्यूमेंट जब वो एक तो पेश करा, जो आप डॉक्यूमेंट साथ लगा रहे हैं, उसके बाद मुनेसरा में लिखेंगे कि ये जो ओरिजिनल है ये इस वक्त डिफेंडेंट के पास है। वो जो आपने वो मुनेसरा में लिख देना है, वो इट सेल्फ कोर्ट और डिफेंडेंट के लिए नोटिस होगा, और आप कोर्ट को बताएंगे कि ये देखें, ये मैंने नोटिस दिया था। ठीक है, वो नोटिस होता है। ठीक हो गया। ये था आपका 150 मतलब आपको नोटिस के बारे में बताया गया। 177 भी यही कहता है कि अगर एक सर एक आपका क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी जी मैडम। सर ये सीपीसी में दो टर्म्स हैं, एक डॉक्यूमेंट सूड अपॉन, एक डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। सूड अपॉन वो जो जिसके ऊपर हमारा जो इंटाइटलमेंट होता है वो बेस्ड होता है, जैसे कि अब रजिस्ट्री है वो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम वो कर रहे हैं, हमारी ओनरशिप इससे जाहिर हो रही है, ठीक है, तो इसी के बेस पे हमने केस किया। अब जो डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? रिलायड अपॉन मैडम जो इन फ्यूचर जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं, वही मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपने वो डॉक्यूमेंट पे रिलाय करना है, जो कि मतलब इन फ्यूचर अभी आपके पास नहीं है, लेकिन आप इन फ्यूचर कोर्ट को पेश कर सकते हैं, वो रिलायड अपॉन होते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, ठीक है, जिन पे ठीक है। आप जैसे कि अब ये जो है वकास साहब ने सूट फाइल करना है, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो उस पर रिलाय कर रहे हैं, ये वकास साहब, वो डॉक्यूमेंट ही इनके पोजेशन में नहीं है, वो एडवांस पार्टी के पोजेशन में है। ठीक है, तो वो रिलायड अपॉन में आएगा वो डॉक्यूमेंट। ठीक है। ठीक है, हाँ ये जी। जो डॉक्यूमेंट्स हम फ्यूचर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ओनरशिप के ऊपर ही उसे ओनरशिप उसी के ऊपर ही बेस क्यों ना करती हो, वो भी रिलाइड अपॉन में आएंगे। हाँ जी, जिन पे आप रिलाय कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने ना, ये आपने पढ़ना है आर्डर 7 रूल 14। ठीक है, रूल 14 है आपका पेश करदा, रूल 14 सब रूल 2 है। 14(1) क्या है, पेश करदा, सब रूल है 14 का सब रूल 2, उसमें बताया गया कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाय करने हैं वो भी आपने साथ लगाना है। ठीक है, वो भी प्लेंट के साथ लगाना है। सर एक इसका सर टेस्ट एक छोटा क्वेश्चन है जी। सर। हम फहरिस्त इनसार पे लिखते हैं दस्तावेजात बमुताबिक फहरिस्त पेश करदा और दीगर दस्तावेजात बवक्त शहादत अदालत हुजूर में पेश की जाएंगी। तो हम लिख देते हैं हस्बे जरूरत, हस्बे जरूरत, ऐसे लिखते हैं ना सर जी। अहमद साहब क्वेश्चन बवक्त क्या है शहादत आपका? सर गुजारिश कर रहा हूँ कि सर फहरिस्त इनसार पर हम लिखते हैं दस्तावेजात बमुताबिक फहरिस्त पेश करदा और दीगर दस्तावेजात बवक्त जरूरत अदालत हाजा में पेश कर दी जाएंगी। हाँ तो सर जी। क्वेश्चन ये है कि हमने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके साथ साथ जो हम इन चीफ में डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या अदालत से वो मंगवा सकते हैं, वो भी एग्जिबिट कर सकते हैं सर किसी टाइम पर भी। प्राइमरी एविडेंस किसी को, आप प्राइमरी जो डॉक्यूमेंट है ना, प्राइमरी एविडेंस वो एग्जिबिट होगी कि आपकी एविडेंस पे, जब भी आपकी एविडेंस होगी। ठीक हो गया, प्राइमरी एविडेंस आपकी एग्जिबिट होगी। बाकी अहमद साहब जो आप कह रहे हैं ना कि हम लिखते हैं कि जो इनसार जिन डॉक्यूमेंट पे इनसार किया जाता है वो उस पर हम लिख देते हैं बा मुताबिक पेश करदा। ठीक है, तो वो भी ठीक नहीं है। वहां पे जो उधर 3 कॉलम होते हैं, ठीक है, पहले कॉलम में आपने वही पेश करदा में जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वो आपने उधर लिखने हैं। सपोज कि आपने आईडी कार्ड की कॉपी लगाई है प्लेंटिफ की, उसके साथ आपने कोई उसकी कोई फर्द मिल्कियत लगाई है, उसके बाद कोई आपने जमाबंदी की डॉक्यूमेंट लगाया है, कोई सर्टिफिकेट आपने कोई साथ लगाया है, उसके बाद आपने कोई दावे की मतलब कॉपियां लगाई हैं,
वो उधर आपने मेंशन करना है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो आप लिख देते हैं कि जी बा मुताबिक ज़रूरत या हस्ब ज़रूरत, वो अक्सर जैसे हम फिल कर देते हैं, ठीक है। वही आपका एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप वो रिलाइड अपॉन होता है, वही आपका इटसेल्फ नोटिस होता है। लेकिन ठीक। सर वो डॉक्यूमेंट्स आप एग्जिबिट करवा सकते हैं जो कि आपके फहरिस्त दस्तावेजात में हो या जिसके ऊपर जो आपकी लिस्ट में मौजूद हो। और अगर कोई नया डॉक्यूमेंट आ जाए तो सबसे पहले आप उसको प्लेस ऑन फाइल करवाएंगे, उसके बाद आप उसको एग्जिबिट करवा सकते हैं, वरना उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं रहती। जी मैडम बिल्कुल सही कह रही है कि जो आपका डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होगा वही आपका पढ़ा जाएगा, नहीं तो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। लेकिन सर ये पूछना ये चाह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने मेंशन ही नहीं किया उधर, जो फरिश्ता हम नोटिस दिया हमने, तो क्या बाद में हम मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं एज जी बिल्कुल एविडेंस कर को, सकते चाहे हैं, वो जी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप परमिशन लेंगे ना कोर्ट से कि भाई हम इसको प्लेस ऑन फाइल करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन देंगे, रिटर्न रिप्लाई इसके ऊपर आएगा, उसके बाद आर्गुमेंट्स होंगे। अगर वो एडमिट करते हैं, परमिट करते हैं, सफिशिएंट रीजन आप देते हैं कि भाई इस वजह से हमने ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया, तब तो उसके बाद फिर जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वो अलाउ हो जाता है और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जुडिशियल फाइल बन जाता है। जब वो फाइल का हिस्सा बन जाता है उसके बाद आप उसको एग्जिबिट करवाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करवाएं जो कि फहरिस्त दस्तावेजात में नहीं है, बेशक आप उसको चीफ में एग्जिबिट का वर्ड तो लिख देंगे, लेकिन कानून की नजर में वो एग्जिबिट तस्वुर नहीं होगा और लेटर स्टेज पे उसको जो है कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी, क्योंकि दैट वाज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जुडिशियल फाइल। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है। ये अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। हमारा एक सूट चल रहा है वो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का, उसमें एक रजिस्ट्री को हमने चैलेंज किया है। वही रजिस्ट्री की अटेस्टेड कॉपी हमने कोर्ट में एविडेंस के दौरान दी, और जो कोर्ट लोकल कमीशन जिसने कोर्ट एविडेंस लिखी है उसने वही रजिस्ट्री, एक ही डॉक्यूमेंट हमने प्रोड्यूस किया था, वो उसको एग्जिबिट ही नहीं किया, जबकि एविडेंस में हमने लिख लिया था कि ये असल रजिस्ट्री जो कि इंतकाल है वो मैं बतौर एग्जिबिट पेश करता हूँ, ठीक है, असल डॉक्यूमेंट पे प्रोड्यूस करता हूँ। अब उसने एग्जिबिट ही नहीं की, ठीक है, तो वो नहीं पढ़ी जा रही थी। फिर हमने एक एप्लीकेशन दी, मिसलिनियस एप्लीकेशन के ये चूंकि हमने कोर्ट में जमा करवाई थी और कोर्ट की मिस्टेक से ये एग्जिबिट नहीं हुई और इस पे आप एग्जिबिट करें। फिर कोर्ट इसी कोर्ट पे और कोर्ट ने और इसी एप्लीकेशन पे जवाब मांगा, दूसरी पार्टी ने आगे स्टेटमेंट दे दी कि कास्ट के साथ एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लें तो मैं कोई इशू नहीं है। तो फिर कोर्ट ने उसको एग्जिबिट किया। अब एग्जिबिट किया गया तो वो आपके सफल से मिसल पे है और कोर्ट उसको पढ़ेगी। अगर एग्जिबिट ना होता तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक हो गया, और ये था दूसरी बात आपका। ये सर इसमें कि एग्जिबिट और एडमिसिबिलिटी में डिफरेंस भी होता है। जो डॉक्यूमेंट बेशक एग्जिबिट हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एडमिसिबल भी होगा और उसको पढ़ा भी जाएगा जब तक उसको आप प्रूफ ना करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, सही कह रही हैं, ऐसे ही है। चलें जी, 159 सर कहता है कि सर जी सर सर ये 159 का टेक्स्ट जो है एक दफा पढ़ दीजिएगा। 159 हम पढ़ने लगे हैं, अभी पढ़ने जी लगे हैं, ठीक है। कहता है जी, when a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, यहाँ तक आप लोग जाएं कि यहाँ तक, ठीक है। कहता है जब एक पार्टी को कहा, नोटिस दिया जाता है, पार्टी को कहा जाता है कि आप एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, और उसको एक नोटिस भी उसको दे दिया है, ठीक है। मैंने पार्टी कॉल्स फॉर अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज गिवन द अदर पार्टी टू प्रोड्यूस। सपोज के अब नासिर साहब, वकास साहब ने सूट फाइल किया, ठीक है, सूट फाइल किया और इन्होंने एक नोटिस दिया किसको, नासिर साहब को, कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब नासिर वकास साहब कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करें, इसके लिए वो उन्होंने वो मतलब अपनी जो रिलाइड अपॉन उसमें मेंशन भी कर दिया है, एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड। अब वो डॉक्यूमेंट नासिर साहब ने प्रोड्यूस कर दिया है, इंस्पेक्टेड बाय द पार्टी कॉलिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब वही जो ओरिजिनल उनकी सेल डीड थी, ठीक है, ओरिजिनल उनका एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट टू सेल था, वो आके वकास साहब ने उसको इंस्पेक्ट भी किया है। ही इज बाउंड टू गिव as evidence if party producing it required to do so।
अब ये अगर नासिर वकास साहब कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश करें, तो यहाँ पे वकास जो नासिर साहब हैं वो बाउंड होंगे कि वो मतलब उसका हिस्सा बनाए, कोर्ट का हिस्सा बनाए। सिंपली आपका 159 ये कहता है कि एक पार्टी को कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, ठीक हो गया, उसको नोटिस भी दिया गया, तो वो पार्टी आके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगी, तो जिस पार्टी ने कहा था कि ने बुलवाया है वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करती है, और वो पार्टी जिसने कॉल की है, मतलब बुलवाया है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा है, वो पार्टी अगर कहे तो वो दूसरी पार्टी जिसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट था वो कोर्ट में एज ए एविडेंस भी जमा करवाएगी। ठीक हो गया। वकास साहब ने सूट फाइल किया, ठीक है, अपनी पार्ट परफॉर्मेंस का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। यहाँ पे उसने एक नोटिस दिया कोर्ट को कि ये डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नासिर साहब के पास है, वो पेश करें। नासिर साहब ने पेश किया। अब वकास साहब कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट को आप एग्जिबिट करवाएं, ये डॉक्यूमेंट को आप एविडेंस में दें, तो वो नासिर साहब बाउंड हैं कि वो लाजमी एविडेंस पे देंगे। ये है आपका 159। ठीक हो गया। रिपीट करें सर, समझ नहीं आया सर। मैं आपको बताता हूँ। आप अदील अहमद, आपने एक सूट फाइल एग्रीमेंट किया है मलिक साहब के पास साथ, ठीक है, मलिक साहब के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, आपने 1 एकड़ जमीन इनसे ली है, ठीक हो गया, और 1 एकड़ जमीन 20 लाख की थी, आपने 10 लाख पे कर दिया, बाकी 10 लाख आपने कहा कि मतलब आप मेरे नाम पे जमीन करवा देंगे, मैं आपको बकाया 10 लाख भी दे दूंगा। ठीक हो गया। अब चूंकि मतलब आपने जमीन परचेज की है, तो जो बायर होता है, परचेजर होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल जो आपका मुआहदा होता है वो उनके पास होता है। ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना था, लेकिन आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट है मलिक साहब के पास। आप कोर्ट में आ जाते हैं, आप कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मतलब आप सूट फाइल कर देते हैं, आप कहते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल एग्रीमेंट हुआ है मलिक साहब के साथ, और वो मैंने तो अपना 10 लाख दे दिया है, बाकी 10 लाख भी मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन वो पर्सन जो है वो 1 एकड़ जमीन जो कि उसने डॉक्यूमेंट में कहा था वो मेरे नाम नहीं कर रहा। अब आपने कोर्ट को नोटिस दिया कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मलिक साहब के पास है, वो पेश करें। ठीक है। अब मलिक साहब वो ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल लेके आ जाते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। ठीक है। तो आप अदील अहमद, आप अगर कहेंगे तो ये बाउंड होंगे वो डॉक्यूमेंट और वो फाइल का हिस्सा भी बनवाएं, वो एविडेंस में भी दें। ये कहता है 159। क्या समझ आई ठीक है आपको? सर, क्या समझ आई है? सर पहले मैं समझ रहा था कि अपना सर जो सबूत मुझे ही देना पड़ेगा, कि मुझे अब सर समझ आ गई कि सब पार्टी अगली पार्टी को सर सबूत देना है। क्या समझ क्या आई है? जो समझ आई है आप बताएं। सर यही समझ आई है कि सर हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, मैंने सर अपना पेमेंट आधी कर दी, आधी देनी है। अब सर बात ये है कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए था मेरे पास, जो प्रूफ जो है वो मैंने सर प्रूफ खुद नहीं लिया अपना, सर मेरे पास नहीं है, बेसिकली दूसरी पार्टी का प्रूफ है। अब सर मैंने सर यही रिट किया कि सर वो प्रूफ भी दें और पेमेंट आधी में से लें और अपने जमीन में नाम कर दें। तो सर वो पाबंद है सबूत अपना ना स्टेटमेंट देने के, डॉक्यूमेंट्स देने के अदालत में एज एविडेंस। ठीक है जी। वफा भट्ट साहबा क्या कहता है 159? भट्ट साहबा। सर 159 ये कहते हैं कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कब्जे में है वो आप कोर्ट में पेश करें, और पेश करने के बाद उनको ये भी कह सकते हैं कि आप इसको एज एग्जिबिट कोर्ट में सबमिट भी करवा दें। फिर दूसरी पार्टी ना करवाए तो? सर दूसरी पार्टी बाउंड है उसको कोर्ट में एग्जिबिट करवाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, 159 कहता है कि पार्टी फेलिंग टू गिव नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कोर्ट में डिक्लाइन द कंपेल और डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। अब देखें कि अगर एक आपने नोटिस नहीं दिया, ठीक है, एक नोटिस नहीं दिया है, जैसे कि अब वकास साहब ने सूट फाइल करना था, उसने नोटिस नहीं दिया नासिर साहब को कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, तो कोर्ट फिर इनकी जो एप्लीकेशन है कि आप पहले नोटिस नहीं दिया फिर आप कहें कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा दें, तो कोर्ट इनकी जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन कर देगी, डिसमिस कर देगी, इनकी एप्लीकेशन
डिसमिस कर देगी। ठीक है, कोर्ट इनकी बात नहीं मानेगी। इट्स मीन कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट नोटिस देना जरूरी है। नोटिस देंगे तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, 10 मिनट तक हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं दोबारा नई मीटिंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टेजेस कौन सी हैं जब हम डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अब प्लेंटिफ के लिए पहली स्टेज वही है कि जब आप उसने सूट फाइल करना है, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट जो है सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 14 के मतलब के तहत वो एक फौरत पेश करता होता है, वो डॉक्यूमेंट पेश करता है। ठीक है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट के लिए सेक्शन ऑर्डर 11 और रूल 1 है, उसमें भी वो एक बताता है कि जब वो कोर्ट अगर कहती है तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। उसके साथ फिर तीसरी स्टेज जो प्लेंटिफ के लिए वो ऑर्डर 11 रूल 12 के तहत है कि वो मजीद भी डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। इसी तरह आपका जो प्लेंटिफ है वो फर्स्ट टाइम जो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की, वो ऑन द टाइम ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, जब वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाता है वो साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देता है, साथ ही डॉक्यूमेंट सारे पेश करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात है, आपने गौर से सुनना है। कहता है इफ विटनेस इज इन विटनेस बॉक्स एंड नो नोटिस अंडर सेक्शन 76, 77 या 159 गिवन। एक विटनेस है, वो विटनेस बॉक्स है, जैसे नासिर साहब आप एविडेंस दे रहे हैं, ठीक है, और उनको नोटिस नहीं मिला था कि वो फलान डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करें। ठीक है, उनको पहले मतलब वकास साहब ने कोई नोटिस नहीं दिया था कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, अब वो विटनेस बॉक्स में है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करवाना है, फिर उस क्या रेमेडी आपके पास बचती है, कैसे आप वो डॉक्यूमेंट मतलब ओरिजिनल मंगवाएंगे, क्योंकि नोटिस तो नासिर साहब को पहले मिला नहीं है कि ये अपने ओरिजिनल डेट जमा करवाएं। ठीक है, इस सूरत में आपके पास 161 कोड के पास बचती है। ठीक है, the court under article 161 direct to produce the document in court. Such power could be used only where it is absolutely necessary for the interest of justice. ठीक है, अब जो हमने पीछे पढ़ा है जनरल रूल है कि अगर नोटिस नहीं देते दूसरी पार्टी को तो दूसरी पार्टी नोटिस आपको डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाएगी और कोर्ट उसका कुछ भी नहीं कह सकती। ठीक है, आप भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट को कहते भी हैं तो कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट डिसमिस कर देगी, कोर्ट आपकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देगी। हाँ, अगर कोर्ट एब्सोल्युटली नेसेसरी समझती है, कोर्ट बहुत जरूरी समझती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, देन 161 की पावर यूज करते हुए आप कोर्ट नासिर साहब को ऑर्डर कर सकती है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। ये है 159 का टोटल क्रक्स कि आपने डॉक्यूमेंट को किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाना है तो पहले आपने नोटिस देना है, दूसरी पार्टी को नोटिस देना है। अगर नोटिस नहीं देते और वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता तो कोर्ट ना कोर्ट का कोई कसूर है और कोर्ट आपकी कोई बात भी नहीं मानेगी। ठीक है, हाँ, अगर कोर्ट जरूरी समझती है, जहां बहुत जरूरी समझती है, तो 161 के तहत वो विटनेस को कंपेल कर सकती है, कह सकती है कि आप ये जमा करवाएं। 161 क्या कहता है कि कोर्ट किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे किसी भी विटनेस से या प्लेंटिफ से या डिफेंडेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। वो क्वेश्चन चाहे रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड, रेलिवेंट या कोई और भी मैटर है तो कोई क्वेश्चन कोड उससे पूछ सकती है। ये है आपका 161। ठीक हो गया। 159 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो किसी का भी कोई क्वेश्चन। 159 नो सर। जी अक्सर मुबीन साहब क्या कहता है 159? सर ये नीचे जो लास्ट लाइन है, he is bound to give it as evidence। सर ये किसकी बात कर रहा है? मतलब वो बंदा ये नासिर साहब की, जिसको कहा गया है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। ये अच्छा, वो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा वही बंदा एविडेंस के लिए उसको जो कॉलिंग पार्टी को उसको कहेगा कि इसको प्रोड्यूस भी करे एविडेंस में। हाँ इस डॉक्यूमेंट को। हाँ जी, जिसके पास डॉक्यूमेंट है ना, जिसको नोटिस दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो
अगर उसको कहा जाता है तो वो बाउंड है कि वो डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करो, एविडेंस में भी देगा। ठीक हो गया। चलें, क्या कहता है आदिल साहब, आप बताएं। 159 ओ मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल हुसैन। सर 159 कह रहा है कि एक पार्टी सर जो कहती है कि एक डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी को कहती है कि ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ये आप प्रोड्यूस करें, और दूसरी पार्टी जिसको वो नोटिस करती है कि डॉक्यूमेंट लेके आओ और वो उसको ले भी आती है, उसको अदालत में वो डॉक्यूमेंट पेश भी कर देती है। तो अब वो जो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को अदालत में लेके आई है तो वो उसको वो बाउंड होगी। अगर दूसरी पार्टी कहती है कि इसको एविडेंस में भी पेश किया जाए तो वो जो पार्टी डॉक्यूमेंट लेके आई है तो वो उसको एविडेंस में पेश करने के लिए बाउंड हो जाएगी। हाँ जी, कुरातुलैन साहबा, कुरातुलैन साहबा, आवाज आ रही है आपको? कुरातुलैन। जी सर आवाज, जी सर आवाज आ रही है। क्या कहते हैं मैडम 159? सर 159 जो है वो ये कहते हैं कि अगर जो है एक पार्टी जो है अगर जो है क्या कहते हैं सर 159 ये कहता है कि अगर जो है एक पार्टी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो जो है दूसरी पार्टी बाउंड है अपने डब्ल्यूएस में वो डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर 160 अगर उसको नोटिस नहीं दिया जाता तो 161 के तहत जो है कोर्ट जो है अपनी पावर यूज करके अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वो जो है अदर पार्टी को बाउंड करती है कि वो जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। ठीक है, समझ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, ये तरीके कार है। हम एक आर्टिकल को सेक्शन टू सेक्शन पढ़ते हैं और कोई भी एक्ट है हम उसको सेक्शन टू सेक्शन और वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि दोबारा बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। हमारा एक आर्टिकल पे कोई आधा घंटा लग जाता है, लेकिन नो मैटर, इन फ्यूचर ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि अब जो वो लॉयर्स जो जिन्होंने नई प्रैक्टिस स्टार्ट की होती, लाइक आपको पता है क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको बड़ी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि अक्सर वो कह देते हैं कि भाई एक डॉक्यूमेंट जो है वो जो कि प्लेस ऑन फाइल नहीं होता, और वो कहते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई विटनेस आए उसके पास एक डॉक्यूमेंट हो तो उसे कहते हैं कि आपने उस डॉक्यूमेंट को आज कोर्ट में पेश नहीं किया, वो कहते हैं हाँ जी मैंने पेश नहीं किया, तो कहते हैं जी इसको नेक्स्ट डेट पे लेकर आए। तो जो है वो नेक्स्ट डेट पे उसको ले आते हैं। अब जब वो ले आते हैं तो वो उनके अगेंस्ट चली जाती है, तो फिर डेफिनेटली उसको आप रिकॉर्ड का एक एविडेंस का एक हिस्सा बनाएंगे। तो ये उसकी तरफ तो इंडिकेट नहीं कर रहा। हाँ जी मैडम, वो उस सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, चाहे उनके अगेंस्ट हो तो फिर वो उन्होंने जमा करवाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, वो उन्होंने जमा करवाना है। मैडम आपका कंसेप्ट अच्छा है माशाल्लाह। शुक्रिया सर। ये है ना कि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं ना उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं, उनको ज़्यादा वो मतलब ये सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। और जो कोई मतलब काम आप एक प्रैक्टिकली एक दफ़ा कर लेते हैं वो कभी, मेरा ख्याल है कि पूरी ज़िंदगी आपको नहीं भूलता। सर एक एग्जांपल दूं तो सारी चीजें आपको खुद देखनी पड़ती हैं, वरना हाँ आपको जी, कोई सिखाता नहीं है। हाँ जी, जी मुजम्मिल साहब। सर एग्जांपल दूं आपको छोटी सी? जी जी सर इसकी एग्जांपल ये है कि आपने एक सूट फाइल किया हुआ है और जैसे स्टाम्प कोई आपने लिया हुआ है, आपने उसके चलत कर्दा को तलब करना है कि ये स्टाम्प उसने चलत किया है कि नहीं किया। तो आप फिर उस स्टाम्प वेंडर को आप एज अ विटनेस या एज अ रिकॉर्ड कीपर मुआफज